पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह त्याग पत्र सुश्री सोनिया गांधी को भेजा है और कहा है कि वह समझौता नहीं कर सकते। उनके समर्थन में रजिया सुल्तान और पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कर रहे हैं। एक अन्य घटना में कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए हैं। जब मीडिया वालों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक नेता से मिलने नहीं आए हैं बल्कि अपने घर से अपना सामान लेने आए हैं। वे बाद में पंजाब में अपने गृहनगर वापस चले जाएंगे। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मवानी को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। कन्हैया कुमार शारीरिक रूप से कार्यक्रम का हिस्सा थे, जबकि जिग्नेश मवानी को वर्चुअल शामिल होना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण शामिल नहीं हो सके। जिग्नेश मवानी ने कहा कि वह अगला चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोहम्मद इब्राहिम को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है कि 2020 का दिल्ली दंगा पूर्व नियोजित था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में इब्राहिम तलवार पकड़े और दूसरों को धमकाते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि समाज की शांति भंग करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में दंगा 23 फरवरी को शुरू हुआ और 24 और 25 फरवरी तक पूरी तरह फैल गया। यह एक घटना से संबंधित था जो चांदबाग में हुई थी, जहां इस दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की भी मौत हो गई थी। इस दंगे में 42 लोग मारे गए थे। आईपीएल फेज 2 में कल मुंबई और पंजाब का मैच हुआ। पंजाब ने 6 विकेट पे 135 रन बनाए और मुंबई के सामने 136 रन का स्कोर रखा। मुंबई ने ये रन 6 विकेट और 6 गेंद शेष रहते बना लिया। इस मैच को जीतने के बाद मुंबई के 10 अंक हो गए हैं और वह 5वें स्थान पर है। दिल्ली का नई दिल्ली नगर निगम घरों के साथ साथ कचरा संग्रहण वैन के लिए RFID सुविधाएं शुरू कर रहा है। इसके लागू होने के बाद कचरा इकट्ठा करने वाली वैन किसी भी घर को मिस नहीं कर सकती है। वैन को कचरा इकट्ठा करते समय घर के गेट पर लगे RFID को स्कैन करना होगा। अगर वह कचरा नहीं उठाती है तो वैन चालक को नियंत्रण कक्ष से संदेश और निर्देश मिलेगा। यह सेवा लुटियन जोन से शुरू की जा रही है, जहां 52,000 घरों को स्कैन कर RFID दिया जा रहा है। इसी RFID में घर से जुड़ी पानी, बिजली और अन्य जानकारियां होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज 39 नेशनल बी बोर्ड NBB 39 के सक्रिय सहयोग के तहत गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF का एक उत्पाद अमूल हनी लॉन्च किया। अमूल हनी को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक टेस्टिंग के बाद लॉन्च किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से मधुमक्खी पालन और शहद की बिक्री से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। GCMMF किसानों, मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित करेगा कि शहद के साथ साथ मधुमक्खी पालन के उत्पादों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन भी कर सकते हैं, जैसे मधुमक्खी मोम, पराग, रॉयल जेली, क्योंकि इन उत्पादों की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मांग और बेहतर कीमतें हैं। श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा, ने DPIIT द्वारा आयोजित अनुपालन बोझ को कम करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत अब तक केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 22,000 से अधिक कंप्लायंसेस को कम किया गया है और लगभग 13,000 कंप्लायंसेस को सरल बनाया गया है, जबकि 1,200 से अधिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 327 अनावश्यक प्रावधानों, कानूनों को हटा दिया गया है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन के लिए दिव्यांगों के आश्रितों की आय सीमा बढ़ाई। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए आय मानदंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ऐसे बच्चे, भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, यदि उनकी इस पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित कुल आय पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, अर्थात मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% एवं संबंधित पेंशनभोगी के लिए उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत का कुल योग। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 2030 तक कुत्ते मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एमएसएमई उद्यम पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रणाली समय और प्रौद्योगिकी की कसौटी पर खरी उतरी है, क्योंकि अब तक 50 लाख से अधिक एमएसएमई सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें 47 लाख से अधिक सूक्ष्म संगठन और 2.7 लाख लघु इकाइयां शामिल हैं। इसने एमएसएमई उद्यम पंजीकरण के लिए एक नया पोर्टल https://udyamregistration.gov.in भी लॉन्च किया। पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। यह पोर्टल सीबीडीटी और जीएसटी नेटवर्क के साथ साथ जीईएम के साथ भी एकीकृत है। इस एकीकरण के माध्यम से अब एमएसएमई पंजीकरण पूरी तरह से पेपरलेस है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड सीसीआई ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर के तहत सभी कपास उत्पादक राज्यों, आकांक्षी जिलों सहित में 5,543 सीमांत और छोटे किसानों के बीच करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत की 5,543 कपास प्लकर मशीनें वितरित की हैं। भारत में हाथों के द्वारा अधिकांश कपास पौधों से अलग किया जाता है, जिसके लिए ज्यादा श्रमबल की आवश्यकता पड़ती है। भारत में कपास किसानों की छोटी भूमि जोत, बुवाई, कपास को पौधे से निकालने के पैटर्न, 3-4 तुराई और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के कारण बड़ी मशीनों द्वारा पूरी तरह से मशीनीकृत कटाई भारत में सफल नहीं हुई है। इसलिए किसानों के लिए लागत को कम करने के लिए हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीन, कपास को पौधे से अलग करने की मशीन एक विकल्प है और मानव श्रम के साथ कपास को पौधे से अलग करने, मैनुअल पिकिंग के कारण खेतों के स्तर पर संदूषण को रोकने का एक हल है।